हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स। रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एट्रीब्यूट क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट होता है, एट्रीब्यूट वैल्यूज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया था। अब ये लेक्चर जो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस एंड रिलेशनल मॉडल नोटेशन। क्या किसी रिलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कौन सी चीजें उसमें होनी चाहिए, किस तरीके से, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ये थोड़े दिन तक चलेगा डिटेल में, और उसके बाद जैसे बार बार हम जब आगे पढ़ेंगे तो कभी हम किसी रिलेशन को किस नाम से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसमें आने वाले कंस्ट्रक्ट को किस सिंबल से डिनोट कर देंगे, या कोई पर्टिकुलर चीज आ रही है रिलेशनशिप में या कहीं पे लिखा हुआ है उसमें तो उसकी क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए हम लोग एक रिलेशनल मॉडल नोटेशन करके हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या जो मेन नोटेशंस हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो हर लेक्चर है, बट इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस बाकियों से ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज इसमें दो तरीके की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली एक इंफॉर्मेशन बेस्ड, जिसमें इंफॉर्मेशन होगा कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें भी हैं इसमें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंफॉर्मेशन दोनों इस लेक्चर में है, इसलिए ये लेक्चर थोड़ा बाकियों से ज़्यादा वेटेज में आ गया। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और शॉर्ट नोट बनाते हुए चलेंगे साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम लोग अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं किसी रिलेशनशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलेशनल मॉडल नोटेशन क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इन दो चीज़ों की बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस एंड रिलेशनल मॉडल नोटेशन। तो पहले आइए हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशंस क्या है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन में जो हम लोग सबसे पहली चीज देखने वाले हैं वो है ऑर्डरिंग ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। किसी रिलेशन में टपल्स की ऑर्डरिंग। अब ये टपल्स की ऑर्डरिंग का क्या मीनिंग है, जैसे सपोज करिए कि ये दो रिलेशन दिए हुए हैं, दोनों का नाम है स्टूडेंट, बट क्या नाम सेम होने से ये दोनों रिलेशन आइडेंटिकल हैं, ये हमें देखना है। जैसे इसमें क्या है कि ये जो टपल्स हैं, ये टपल आपको याद ही होगा कि टपल हम किसको बोल रहे थे, टपल का मतलब है एक कंप्लीट रो, एक कंप्लीट रो को हम लोग टपल बोलेंगे। तो अब ये सवाल ये है कि क्या ये जो दोनों रिलेशन है ये आइडेंटिकल हैं या नहीं है। नाम सारे वही हैं, इसमें भी 5 नेम्स हैं पहले वाले, इसमें भी 5 लोगों की एंट्री है, इसमें भी 5 लोगों की एंट्री है, इसमें भी नेम, एसएसएन, होम फोन, एड्रेस, ऑफिस फोन, एज, जीपीए, दोनों में ये सेम एंट्रीज हैं। इवन जो 5 नेम है वो 5 नेम भी सेम है, बस क्या डिफरेंट है, दोनों में ऑर्डरिंग डिफरेंट है। एक में बेंजामिन बायर पहले पोजीशन पे दिया हुआ है तो दूसरे में डिक डेविसन पहले पोजीशन पे है, बेंजामिन बायर दूसरे में कहीं नीचे है, डिक डेविसन पहले में कहीं नीचे है। तो जब हम टपल्स को सफल कर देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, किसी रिलेशन में हम लोग टपल को सफल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्चुअली रिलेशंस की जो हम स्टार्ट किए थे पढ़ाना तो वहां पे हमने बोला था कि रिलेशन को हम लोग किसी न किसी फ्लैट फाइल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्लैट फाइल में ऑर्डरिंग मैटर करती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पे रखा गया है, इस तरीके से करेंगे। बट जो रिलेशनशिप की डिफिनीशन है, ये रिलेशनशिप की डिफिनीशन ये कहती है कि रिलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स। यानी कि कलेक्शन का मतलब है सेट से, कलेक्शन ऑफ टपल्स और सेट ऑफ टपल्स। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि जब सेट अगर हम बोलते हैं, जैसे कोई दो सेट ले लें, हम सपोज करिए सेट A इक्वल्स टू ले लें ABC, और सेट B इक्वल्स टू ले लें CAB, तो क्या ये दोनों सेट A और B एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है। अब बताइए आप, अगर सेट आपको अच्छे से क्लियर है तो इसका आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि A और B दोनों इक्वल हैं, एक ही सेट है, ऑर्डरिंग सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशन की भी डिफिनीशन दी है, सेट ऑफ टपल्स या कलेक्शन ऑफ टपल्स। इस तरीके से हम लोग, यही डिफिनीशन ज्यादा प्रैक्टिकल है, कई सारी डिफिनीशंस हैं रिलेशन की,
अभी हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में भी, या लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि आर इज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। पहले कह रहे थे कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, आज कह रहे हैं सेट ऑफ टपल्स या कलेक्शन ऑफ टपल्स। तो दोनों ही डिफिनीशन है, बट कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स का है तो इसका मतलब है कि इन सारी वैल्यूज का भी आगे हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी कि इस तरीके से ये डिफिनीशन देखें तो क्या हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि ये दोनों जो रिलेशन दिए हुए हैं, ये दोनों रिलेशन जो है इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, एक ही हैं, एक ही लिखा हुआ है, ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, तो ऊपर नीचे उनकी ऑर्डरिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशन पे। तो किसी रिलेशनशिप में टपल्स की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, किसी भी ऑर्डर में वो हो सकते हैं, ये कंक्लूजन रहा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जैसे हम बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग ऑफ वैल्यूज इन अ टपल, वहां पे हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंट टपल्स अगर डिफरेंट ऑर्डर में रखे हुए हैं तो एक ही वही रिलेशनशिप है, आइडेंटिकल ही हैं दोनों। अब यहां पे जैसे हम स्वैप कर दें इन एट्रीब्यूट्स को तो वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। जैसे सपोज करिए यहां पे हम ले आ दें एसएसएन नंबर को, आगे इधर बढ़ा दें। अब ये सिचुएशन सपोज करिए आपकी, ये जो एसएसएन नंबर है इसका यहां चला आए, एड्रेस यहां चला जाए, ऑफिस फोन यहां चला जाए, इस तरीके से। तो क्या ये दोनों रिलेशन सेम होंगे और उसमें वैसे ही रहे, वही ऑर्डरिंग रहे, तो क्या दोनों रिलेशन सेम होंगे? तो एक्चुअली अगर हम इसके पहले वाली डिफिनीशन कंसीडर करें जो अभी अभी हमने देखा है कि रिलेशनशिप जो है कलेक्शन है टपल्स का, अगर टपल्स का कलेक्शन हम माने तो टपल्स में भाई एट्रीब्यूट्स में जो है या कॉलम्स में शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। बट जो ज्यादा जनरल डिफिनीशन है किसी रिलेशनशिप की वो ये है कि रिलेशनशिप इज कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स A1, A2 एंड सो ऑन अप टू AN। इस तरीके से हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये भी सेट है, कलेक्शन का मतलब है। यानी कि ये डिफिनीशन हमारी ये बोलती है कि जो रिलेशनशिप है ये कलेक्शन है एट्रीब्यूट्स का। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने क्या बताया कि सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है, सेट में ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। बट एक ही सेट दो चीजों का कलेक्शन हो गया, एक तो एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन हो गया और एक यहां पे टपल्स का कलेक्शन हो गया। एन टपल्स हैं तो टपल्स का कलेक्शन हो गया, दो चीजों का कलेक्शन हो गया। तो हम किसको माने? एक्चुअली जो ज्यादा जनरल डिफिनीशन है वो ये है, ज्यादा जनरल डिफिनीशन है वो ये है। तो इसके हिसाब से एट्रीब्यूट्स की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर हम जैसे इस दूसरी वाली डिफिनीशन को अगर हम कंसीडर करके और देखें तो ये जो दो टपल दिए हुए हैं इसमें नेम पहली पोजीशन पे है, उसके बाद एसएसएन है, उसके बाद होम फोन है, उसके बाद एड्रेस फोन है, इस तरीके से दिया हुआ। ये जो दूसरा वाला टपल है इसमें पहले एड्रेस दिया है, फिर नेम दिया है, फिर एसएसएन दिया है, इस तरीके से। तो अगर हम दूसरी वाली डिफिनीशन को सही माने, इसको जिसको हम बोल रहे हैं कि ये ज्यादा जनरल डिफिनीशन है, ज्यादा जनरलाइज है, ज्यादा यूज होगी, तो ये चीज तो सेम है। ये दोनों टपल्स, ये टपल और ये टपल दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही सेम है। लेकिन ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग जनरली जब रिकॉर्ड को रखते हैं तो उसको हम लोग एज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स ही रखते हैं, एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रखते हमेशा हम लोग टपल्स के फॉर्म में हैं। तो इस वजह से अगर हम टपल के फॉर्म में रखते हैं और हम अगर इंटरचेंज कर दें, इसको टपल्स के फॉर्म में रखें और हम इंटरचेंज कर दें, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो अगर हम कभी कंपैरिजन कर रहे हैं तो जैसे पहला कॉलम इसमें एसएसएन है और इसमें पहला कॉलम एड्रेस हो गया सेम लोगों का, तो दोनों कंपैरिजन में कुछ एरर आ जाएगी और वो सेम ही चीज को सेम नहीं बताएगा। इस टाइप की ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम लोग दूसरी वाली जो डिफिनीशन है जो ज्यादा जनरल है उसको ना मानते हुए जो पहली डिफिनीशन है वो ज्यादा प्रैक्टिकल है और उसको हम लोग वेटेज देंगे।
जनरल ना होते हुए भी प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी रिलेशनशिप में एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स की शिफ्टिंग या कॉलम्स की ऑर्डरिंग मैटर करती है। टपल्स की ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती थी और कॉलम्स की ऑर्डरिंग मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यूज एंड नल्स इन टपल्स। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वैल्यूज को देखते हैं कि किसी रिलेशन में कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। तो एक चीज यहां पे कही गई है, जरा ये स्टेटमेंट आप देखिए कि वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। किसी रिलेशनशिप में या किसी रिलेशन में, अब हम रिलेशनशिप ना बोल के रिलेशन बोलेंगे, ठीक है, किसी रिलेशन में वैल्यूज जो है वो एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का क्या मतलब है? एटॉमिक का मतलब ये है कि वो इनडिविजिबल हो। इनडिविजिबल मतलब उसका कुछ पोर्शन जो है वो मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करिए, अगर मान लीजिए एक नेम लेते हैं, ये नेम है सपोज करिए, तो ये नेम जो है एक एटॉमिक वैल्यू है। एटॉमिक वैल्यू इसलिए है क्योंकि इसमें अगर हम इसके पोर्शंस बनाने की कोशिश करें तो उनकी कोई मीनिंग इस डेटाबेस में नहीं निकलेगी, उसका कोई भी सब पार्ट पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे इसी नेम को आगे बढ़ा दें और अपना हम सरनेम ऐड कर दें, सरनेम ऐड कर देंगे, तो अब ये जो है ये एटॉमिक नहीं रहा, ये एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया है या कंपोजिट वैल्यू है। दो, एक फर्स्ट नेम, और इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में हमने शुरुआत में ही ब्रेक किया था। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल, इस तरीके से। तो जो भी वैल्यूज हम लोग रखते हैं वो एटॉमिक रखते हैं। तो अब जब अगर हम एटॉमिक रखते हैं तो हमारे पास तो अगर वैल्यूज एटॉमिक ही रखनी है तो दो तरीके के हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, एक पढ़ा था हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट। इन सब का क्या होगा, क्योंकि ये तो एटॉमिक नहीं होते हैं। मल्टी वैल्यूड में भी एक ही कलर में आपको अगर मल्टी वैल्यूड है, एक ही कॉलम बना रखा है, तो दो कलर की कार है, रेड एंड व्हाइट, तो रेड व्हाइट दोनों उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इनको हम लोग अलग से एक रिलेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन हम वैल्यूज को एटॉमिक ही रखते हैं, यानी कि जैसा आप तक करते आए हैं यहाँ पे, जैसे कि एड्रेस को हम इसमें अभी तक ऐसे ही लिखते आए हैं, एड्रेस को एक कंपोजिट बना के एक ही में, तो इस तरीके से हम लोग ना लिख के एटॉमिक ही हमेशा लिखेंगे। दूसरा है नल का, कि वैल्यूज में हम नल रख सकते हैं कि नहीं। नल एक्चुअली बनाया इसलिए गया है कि अगर कोई कहीं पे कोई चीज नहीं है तो वहां पे हम रख सकें, बट नल रखना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। आइए हम एक एक करके समझते हैं इसको। जैसे अगर कहीं पे नल है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे नल है, इसको हम लोग लेते हैं, यहाँ पे नल है, बेंजामिन बायर का ऑफिस फोन जो है वो नल है। इसी तरीके से डिक डेविसन का होम फोन जो है वो नल है। अब नल का मतलब जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि नल का मतलब ये है कि बेंजामिन बेयर का ऑफिस फोन हो ही ना, उनके ऑफिस में फोन ही ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि उनके ऑफिस में फोन हो लेकिन यहाँ पे फोन नंबर पता नहीं है यहाँ पे, या ये हो सकता है कि उन्होंने अपना फोन नंबर दिया नहीं। तो दो पॉसिबिलिटीज तो यहीं पे जनरेट हो गई। तो ये कुछ क्लैरिटी नहीं देता है, नल वैल्यू जो है वहां पे रखा है तो क्लैरिटी नहीं देता। अब जैसे कंपैरिजन में प्रॉब्लम करेगा, जैसे सपोज करिए आजकल सभी लोग जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर वगैरह होते हैं, जैसे बिग बाजार है या रिलायंस रिटेल है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं सामान खरीदने के लिए, हम लोग गुड्स परचेज करने जाते हैं। वहां पे क्या होता है, जब आप सामान खरीद लेते हो बिलिंग के टाइम पे जाते हैं तो वो आपसे बोलता है कि सर अपना मोबाइल नंबर, बट वो फिर मोबाइल नंबर देते हैं तो हर हफ्ते फला चीज पे इतना डिस्काउंट, उस पर उतना डिस्काउंट, ये वो 50 तरीके के मैसेज भेजना चालू करते हैं। तो जब आप अगली बार जाते हो तो समझ जाते हो कि नंबर इनको देने वाला नहीं है, तो आप मना कर देते हो। आप जब मना करते हो तो आपके जो फोन नंबर वाला कॉलम है उसी में इसी तरीके से नल एंट्री हो जाती है। कभी आपने दिया भी है, कभी मना भी किया है। आप ही तो अकेले हैं नहीं जो होशियार चंद है कि आप ही मना करेंगे। आपकी तरह अगर एक महीने में 1000 लोग उसके यहाँ जाते हैं तो आपकी तरह 150 लोग और होंगे। अब जैसे अगर
कभी ये आ जाए कि उस मल्टी ब्रांड वाले को ये पता करना हो कि एक महीने में कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर आए, कितने डिस्टिंक्ट कस्टमर आए, ये हमें मोबाइल नंबर से पता करना है। तब मोबाइल नंबर से पता करना है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर में नल है, नल इक्वल्स टू नल, दोनों को सेम मान लेगा, जबकि वो दोनों सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे जैसे बेंजामिन बायर और चुंगचा किम बोले ऑफिस फोन नंबर जिसका सेम है, इसका मतलब वो सेम ही आदमी है। अब यहाँ पे जैसे ही कंपैरिजन लगाएंगे ये दोनों नल इक्वल हो जाएगा और ये दोनों को सेम पर्सन बताएगा, जबकि ये दोनों सेम पर्सन नहीं है। तो ये नल रखने की ये सारी प्रॉब्लम है। तो हम लोग अपने रिलेशन में नल, अब ऐसा नहीं है कि नल को परमिट नहीं करेंगे, नल को अगर हम परमिट या तो कोशिश करेंगे कि ना करना पड़े, या अगर हम परमिट करेंगे तो कम से कम मिनिमम नल का यूज करेंगे, बिकॉज ये हमें अनसर्टेन या एक बीच के कंडीशन में छोड़ देता है जहां पे क्लैरिटी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज। उसके बाद हम लोग अब देखते हैं रिलेशनल मॉडल नोटेशंस, किस तरीके से जैसे चीजें इसमें डिनोट होती हैं, कैसे हम लोग ये देखते हैं। जैसे कोई रिलेशन स्कीमा है R और अगर उसकी डिग्री है N, डिग्री का मतलब हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो कि डिग्री का मतलब नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करते हैं। R देखिए यहाँ पे R इक्वल्स टू नहीं लिखा है हमने, R और ब्रैकेट में A1 A2, यानी कि हम एट्रीब्यूट्स का सेट नहीं मान रहे, पहली वाली डिफिनीशन ही ले रहे हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल है। R और ब्रैकेट में टपल्स के फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AN, n एट्रीब्यूट्स हैं तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो रिलेशन के नेम के लिए यूज होते हैं, जो लोअर केस लेटर्स होते हैं वो रिलेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट्स को कई बार इंस्टेंसेस भी बोला जाता है, बट स्टेट्स को हम लोग इंस्टेंस नहीं बोलेंगे, बिकॉज इंस्टेंस का मीनिंग कई बार टपिल है और स्टेट जो है वो टपिल ही नहीं है, वो उसका एक सब एट्रीब्यूट्स भी हो सकता है। जैसे कि इस रिलेशनशिप इंस्टेंस, इसका एक रिलेशनशिप स्टेट अगर R है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R ऑफ R, और अगर ये इन एट्रीब्यूट्स को रखता है, सपोज करिए A1 A5 और A7, तो हम लोग इसको बोलते हैं इसी रिलेशनशिप का ये एक स्टेट है R, स्मॉल r। तो जो लोअर केस लेटर्स Q R S ये सब डिनोट करते हैं रिलेशन स्टेट्स को, जो लेटर्स T U V ये सब हैं, ये सब डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर ये टपल्स को। किसी टपल को, जैसे एक रिलेशन में अगर 50 टपल हैं तो किसी एक टपल को डिनोट करना होगा तो हम लोग बोलेंगे टपल T, दूसरे को टपल U V या T1 टपल U1 टपल V1 टपल, इस तरीके से हम लोग रिलेशन में डिनोट करते हैं। तो ये आप समझे रहेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर कहीं किसी रिलेशन का या रिलेशन स्कीमा का केवल नेम दिया है, तो नेम जो है स्कीमा के साथ साथ करंट स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। नेम जो है स्कीमा को तो रिप्रेजेंट करता ही है, करंट स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको केवल स्पेसिफिकली स्कीमा को रिप्रेजेंट करना है तो आपको नेम के साथ इस तरीके से उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम, SSN, एड्रेस, होम फोन, इस तरीके से जो एन एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है, इस फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप रिलेशन स्कीमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके किसी स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या उसके किसी करंट स्टेट या इंस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आप। तो ये भी कई बार ऐसे समझना चाहिए। नेक्स्ट है ये कि हम लोग कैसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिलेशन के किसी एट्रीब्यूट को, हम लोग डॉट लगा के, जैसे स्टूडेंट का नेम है तो हम लोग स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट का अगर होम फोन है तो हम लोग स्टूडेंट डॉट होम फोन ऐसे करते हैं। इसका क्या कारण है डॉट लगाने का? एक्चुअली क्या है कि एक ही मिनिमल में या एक ही डेटाबेस में कई सारे रिलेशन हो सकते हैं, यानी कई सारी टेबल्स हो सकती हैं।
उन टेबल्स में एट्रीब्यूट्स के नेम सेम हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि यूनिवर्सिटी का आपने बनाया है, यूनिवर्सिटी में दो रिलेशन आपने बनाए हैं, एक बनाया है स्टूडेंट का और एक बनाया है फैकल्टी का, टीचर का और स्टूडेंट का और टीचर का बना रखा है आपने। तो कुछ फील्ड ऐसी होंगी जो दोनों में कॉमन होंगी, जैसे नेम स्टूडेंट का भी होगा और नेम टीचर का भी होगा ना। तो अब जब आप किसी टाइम पे नेम रेफर कर रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप किसके नेम की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के नेम की या फैकल्टी के नेम की। तो ये कैसे क्लियर होगा, हम लोग लिखेंगे, अगर स्टूडेंट नेम है तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट डॉट नेम, और अगर फैकल्टी का नेम है तो हम लोग लिखेंगे फैकल्टी डॉट नेम। अच्छा, केवल इतना ही सफिशिएंट है, बिकॉज एक ही रिलेशन में दो एट्रीब्यूट एक नाम से हम लोग नहीं रखते, जैसे नेम नाम का स्टूडेंट में अब दूसरा हम लोग नहीं रखेंगे, बट अलग अलग रिलेशन में अलग अलग टेबल में सेम नेम के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो इसलिए ये डॉट लगा के हम लोग एक्सेस करते हैं उसको। ये भी जानने और समझने की चीज थी, ठीक है। अगर किसी रिलेशन आर को के एन टपल को हम लोग अगर आर से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर t इक्वल्स टू v1 v2 इस तरीके से हैं, तो ये जो v1 है ये एट्रीब्यूट a1 की वैल्यू है, ये जो v2 है ये एट्रीब्यूट a2 की वैल्यू है। सिमिलरली ये जो है an, यहाँ पे जो ai है वो एट्रीब्यूट ai की वैल्यू है। n टपल्स यहाँ पे हमने लिए हैं, n इसकी रिलेशन की डिग्री है, तो अगर पूरे का पूरा हमने एज इट इज ले लिया है तो वो ith जो यहाँ का जो i है वो एट्रीब्यूट के i को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं TAI या T.ai और TI, ये इस तरीके से भी लिखते हैं। ये जो वैल्यू VI है ये एट्रीब्यूट AI को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे हम देखिए, ये इसका एक टपल है, ये बारबरा बेंसन, इसका हमने ऐसे लिख दिया है। अब केवल हमने इसमें एट्रीब्यूट्स जो नेम है, यहाँ पे नेम हमने नहीं लिखा है सीधे सीधे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि टपल्स में सफलिंग तो चलती है, बट एट्रीब्यूट्स में, ये कॉलम्स में सफलिंग नहीं चलती है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे केवल वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे बारबरा बेंसन, फिर उसके बाद दूसरा जो होगा उसका SSN नहीं होगा, तीसरा जो होगा उसका होम फोन नहीं होगा, चौथा जो होगा उसका एड्रेस होगा, पांचवा जो होगा उसका ऑफिस फोन होगा, नेक्स्ट जो होगा उसका एज होगा, नेक्स्ट जो होगा उसका GPA होगा। इस तरीके से केवल वैल्यूज को लिख देने का मतलब है कि ये जो कॉलम्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं ये ऑर्डर्ड होते हैं, तो ऑर्डरिंग है तो वो सीधे सीधे उसी को ले लेगा, ठीक है। जैसे T.name हम लिखते हैं, अगर T.name इसमें हम T.name लिखें तो T.name का मतलब ये है कि T जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा था इस पूरे को, तो इसमें नेम जो होगा वो बारबरा बेंसन है। इस तरीके से भी एक साथ हम मल्टीपल को भी लिख सकते हैं, TSSN GPA एज, तो इसका मतलब है कि SSN इनका ये है, GPA एज इनका ये है और GPA इनका ये है। तो यहाँ पे जिस ऑर्डर में हम लिखेंगे उसी ऑर्डर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे पहले SSN आ रहा है तो यहाँ पे हमने पहले SSN लिख दिया, यहाँ पे GPA आ रहा है फिर तो GPA लिख दिया, और यहाँ पे हमने एज आ रहा है तो एज लिख दिया, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग उसमें रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनल डेटाबेस स्कीमाज ये हम लोग पढ़ेंगे। ये रिलेशन पे कंस्ट्रेंट पढ़ लिए हम लोग, अब रिलेशनल मॉडल पे और क्या कंस्ट्रेंट है फर्दर उनको भी हम जरा देखेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।